जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शीर्षक पे देख लिया होगा, है ना, इसके थंबनेल पे देख लिया होगा कि उड़ान योजना के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको देने आए। तो ये जो उड़ान योजना है, अभी आज की तारीख में इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। यानी इस उड़ान स्कीम के, ये जो उड़ान स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है? ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कि यानी कि भारत में जो क्षेत्रीय आपके क्या है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये उड़ान स्कीम है। इसमें 86 एयरपोर्ट्स अभी नए बनाए गए हैं। यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे देश में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हमारे हो चुके हैं। आने वाले समय में टारगेट है कि 200 से ज़्यादा इसको करना। तो ये जो इतने सारे एयरपोर्ट, और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि हमारे देश के अलग अलग शहरों को इस स्कीम के थ्रू क्या करना है, जोड़ना है। तो नए भारत की नई उड़ान, और इसमें कितनी उड़ान आपकी है, मतलब 2,84,000 साल भर के भीतर, है ना। और ये जो पैसेंजर्स हैं, तो इतने नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स इसमें क्या करते हैं, इस योजना के तहत उन्होंने क्या किया है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हमारे देश में हवाई यात्राएं की हैं। पहले के टाइम पे हवाई यात्राएं यानी मतलब बहुत ही ऐसा माना जाता था, जो बहुत रिच व्यक्ति होगा वही एक एयरप्लेन से यात्रा करता होगा, है ना। बट अब ऐसा कुछ नहीं रहा। तो उड़ान स्कीम रीचेस मोर लोकेशन अक्रॉस इंडिया। तो 78 न्यू रूट्स अप्रूव्ड अंडर द 4th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो इस उड़े देश का आम नागरिक, जिसके 8 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि ये कब लॉन्च हुई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। और इसमें के तहत 78 नए रूट्स को अप्रूव किया गया है। जैसे पहले बहुत छोटे शहर, जैसे अपना ये प्रयागराज है, प्रयागराज से बहुत ज़्यादा फ्लाइट वगैरह, ये चूंकि ये एयरफोर्स का बेस है, सेंट्रल बेस है, तो इस वजह से यहाँ पे तो मतलब उड़ानें उस तरह से होती थी। बट कमर्शियल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक जो आपके पैसेंजर्स की फ्लाइट्स उस तरह की नहीं उड़ती थी। लेकिन अब ये भी आपके उस रूट में आ गया है। 3 सक्सेसफुल राउंड्स ऑफ बिडिंग वर कंडक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। बिडिंग कराई गई थी कि कौन कौन इस क्षेत्र में अपना आना चाहता है, यानी एविएशन के सेक्टर पे, ठीक है। 766 नए रूट्स को सैंक्शन किया गया है कि इन शहरों में भी अब क्या करेंगे, हवाई यात्राएं उड़ेंगी। तो ये जो आपकी सारी चीजें हैं कि इसमें करंटली 27 एयरपोर्ट्स है इसके थ्रू सर्व कर रहे हैं। 12 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, 13 आपके क्या हैं, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं। तो ये देखिए, ये आपका पूरा ज्योग्राफिकल इसका क्या है, महत्व है कि किस तरह से पश्चिमी हिस्से में 24 एयरपोर्ट, साउथ में 11 एयरपोर्ट, यानी कि वो इस योजना के तहत कनेक्टेड हैं। और इसमें सरकार का ये है कि एक निश्चित समय सीमा से ज़्यादा, मतलब एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जो एयरलाइन वाले हैं वो इसमें फेयर चार्ज नहीं कर सकते। माने एक बेसिक फेयर होगा कि एक व्यक्ति अगर एक समय से पहले, अगर वो एक तरह से टाइम से अगर वो फ्लाइट बुक कर लेता है, तो उसको एक बेस फेयर पे वो फ्लाइट मिल जाएगी। तो ये 8 साल इस योजना के पूरे हुए हैं। इसका जो इनॉग्रेशन था वो प्रधानमंत्री जी ने रीवा से किया था, है ना। ये आपके यानी कि इनॉग्रेट पीएम ने अभी हाल ही में सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर के एयरपोर्ट्स को क्या किया है, इसी योजना के तहत जोड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये योजना का मंत्रालय कौन सा है, तो सिविल नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका है। और इसको 2016 में चूंकि लॉन्च तो किया ही गया था, और ये आपकी 2017 से मतलब एक तरह से कनेक्टिंग के क्षेत्र में आपके चल रही है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसका जो भी पैसा रुपया प्रोवाइड कर रहा है कोई भी काम का, वो सरकार, केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसका पर्पस क्या है कि हमारे देश में अवसंरचना के विकास को मजबूती देना, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूती देना, साथ ही जो रिमोट एरियाज हैं, जो दूर दराज के एरिया हैं, उनको एक तरह से एयर कनेक्टिविटी यानी हवाई जहाज की कनेक्टिविटी के जरिए उनको क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर जो आपकी जर्नी का टाइम है 1 घंटे से कम है, तो 2500 से ज़्यादा पर पर्सन का कॉस्ट नहीं होगा, है ना। 1 घंटे से अगर कम है एयर जर्नी का, तो 2500 ही कॉस्ट होगा, ठीक है। और इसमें एयरलाइंस के भी सपोर्ट के लिए ये कहा गया है कि सरकार जो भी एयरलाइंस को जो ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कि एक तरह से वो फेयर कम, टिकट कम में दे रहे हैं और कुछ ज़्यादा उनका खर्चा आ जा रहा है, तो वो सरकार पूरा करेगी, ठीक है। तो उसको गैप फंडिंग जो होगी वो सरकार। और इसमें रीजनल कनेक्टिविटी फंड प्रोवाइड किया गया है। ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होता है कि एक तरह से ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, वीजीएफ एक फंड होता है, सरकार ने इसको बनाया हुआ है कि ये
क्या करेगा, इसके लिए जो भी पैसा रुपया की कमी आ रही है वो ये प्रोवाइड करेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा इस योजना का, इससे आपका क्या होगा, एक मार्केट ड्रिवन मॉडल तैयार होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी। कई लोग कहेंगे भाई इतने सस्ते में तो हमारे रूट में भी आपका क्या होना चाहिए, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लगेगा कि हमारे रूट में भी आपका एक ये मतलब एक तरह से एयरपोर्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम फ्लाइट में ये आपकी जर्नी कर सकते हैं, ठीक है। और जो रीसेंट चार्जेस हैं हमारे, यानी कि जो हाल ही में जो हमारे उड़ान योजना के तहत जो फ्लाइट के जो चार्जेस हैं वो आपका 5th फेज इसमें स्कीम में गोइंग ऑन है। तो 600 किलोमीटर इसमें आपका क्या होता है, जो भी यात्रा ये किया जाता है कि इतने किलोमीटर की जो यात्रा होगी और 1 घंटे से कम की यात्रा है तो उसमें 2500 से ज़्यादा आपका ये नहीं होगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये याद रखना कि इस योजना को इम्प्लीमेंट लागू करने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी का नाम क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भले ही वो उड्डयन मंत्रालय की योजना है लेकिन लागू करने की अथॉरिटी किसके पास है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। और इसमें नए, अब जब इतनी सारी फ्लाइट्स आपकी उड़ेंगी तो नए एयरक्राफ्ट की मांग तो जनरेट होगी कि भैया नए हवाई जहाज चाहिए। तो नए हवाई जहाज अभी आप हाल ही में टाटा ने भी एक तरह से बोइंग कंपनी को और आपके जो इसको क्या कहते हैं, आपकी जो यूरोपियन जो आपकी कंपनी है एयरप्लेन बनाने की, उनको भी मतलब ऑर्डर दे रखा है 500 लगभग एयरक्राफ्ट का, है ना। इंडिगो जो हमारी एयरलाइन है उसने भी नए एयरपोर्ट्स के लिए मतलब एक तरह से नए प्लेन्स का ऑर्डर दे रखा है। और जो नए एयरपोर्ट इसमें जोड़ा जाएगा, जैसे झारखंड का देवघर, अमृतसर पंजाब का, अगट्टी आइलैंड, लक्षद्वीप, जैसे भी मालदीव्स पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था तो लोगों ने कहा मालदीव्स मत जाइए, उसके जैसा ही सुंदर तो हमारा लक्षद्वीप है तो वहाँ जाइए। तो अब वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। अब टूरिस्ट आ रहे हैं तो एयरपोर्ट की मतलब ऐसा होगा ना कि वहाँ का एयरपोर्ट फिर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स अगर वहाँ पे आएंगी तो ये सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश में खजुराहो में बहुत सारे लोग आते हैं तो खजुराहो में एक एयरपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। गुजरात का जो मुंड्रा है, मुंड्रा एक्चुअली में ये मुंड्रा भी एक आपका पोर्ट है, पोर्ट यानी एयरपोर्ट नहीं, मुंड्रा वहाँ पे आपका एक सी पोर्ट है या समुद्र के किनारे है। यानी कांडला के पास, तो वैसे भी कांडला आपका गुजरात का गांधीधाम के अंतर्गत आता तो कच्छ जिले में ही है, लेकिन कांडला जो पोर्ट आपने पढ़ा है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका मेजर पोर्ट है, बहुत बड़ा। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विभाजन की संतान। यानी उससे पहले हमारा जो व्यापार होता था, पश्चिमी व्यापार, वो कराची पोर्ट से होता था। अभी जब कराची पोर्ट आपका विभाजन में चला गया तो पश्चिमी व्यापार कहाँ से हो, तो सरकार ने एक नया पोर्ट डेवलप किया था, सी पोर्ट यानी समुद्री व्यापार के लिए, उसका नाम था कांडला पोर्ट। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है गांधीधाम, बट अब मुंड्रा के पास भी बनाए जाने की बात हो रही है। और 86 एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे इसी उड़ान योजना के तहत, है ना। तो ये पूरी जानकारी थी हमारी उड़ान योजना से रिलेटेड। अब हम जंप करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख पा रहे हो कुछ सैटेलाइट से रिलेटेड है। हाँ तो बिल्कुल, ये है एमिशन से रिलेटेड, यानी कि रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च करने में ये जो एमिशन निकलता है ना, ये ढेर सारा जो उत्सर्जन होता है, तो इससे क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है इससे, यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को थ्रेट पोज कर रहा है, क्योंकि जितना भी ज़्यादा उत्सर्जन होगा, गर्मी निकलेगी, कार्बन उत्सर्जन होगा, उससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से आपका क्या होता है, बर्फ़ पिघलेगी, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो नीचे वाले जो क्षेत्र होंगे वो डूब जाएंगे। तो कुल मिला के ये बात हो रही कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है। तो इसमें ये बात हुई कि लास्ट 15 साल में जो भी रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं हर साल, वो लगभग 3 गुने होते जा रहे हैं, पिछले साल के लगभग 3 गुने। मतलब इतना ज़्यादा रॉकेट लॉन्चेस हो रहे हैं, हर देश ही रॉकेट लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है कि जो रॉकेट लॉन्च होता है तो इससे हमारे पर्यावरण पे, हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं, वायुमंडल पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, Al2O3। और जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन वही जो कार्बन जो आपका तापमान बढ़ाता है, तो एल्यूमिना और ब्लैक कार्बन ये आपका क्या करता है, एल्यूमिना एंड ब्लैक कार्बन ट्रैप द लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ दस रिजल्टिंग इन वार्मिंग। ये क्या करता है, अर्थ जो लॉन्ग वेव यानी सूर्य जैसे आपका है, सूर्य की जो रेडिएशन यानी सूर्य का विकिरण जो पृथ्वी पे आता है वो कौन से फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेव। तो इससे पृथ्वी गर्म नहीं होती, पृथ्वी जब इसको रिफ्लेक्ट बैक करती है तो ये लॉन्ग वेव में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लॉन्ग वेव। इससे पृथ्वी गर्म होती है और ये जो कार्बन वगैरह होता है ये इस लॉन्ग वेव को एब्जॉर्व कर लेता है और बहुत लंबे समय तक इसको एब्जॉर्व करके रखता है, जिससे गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या कर रहे हैं, कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि ये जो सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, तो इससे क्या है, जो हमारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है ना,
हमारे वायुमंडल के कई मंडल होते हैं। पहले ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं, उससे ऊपर मध्य मंडल जिसको मेसोस्फेयर कहते हैं, उसके ऊपर आयन मंडल जिसको आयनोस्फेयर कहते हैं। तो हमारे समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। तो देखिए आपको एक जानकारी ये भी मिली कि हमारे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर रहती है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों से यानी कि आपकी हार्मफुल रेस से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है किसके कारण? एल्यूमिना के कारण, क्लोरीन के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, है ना, जिससे रॉकेट लॉन्च में जो प्लूम्स निकलती हैं, यानी कि आपकी जो रॉकेट लॉन्च में जो आपकी जो इसको क्या कहते हैं, जो गैस वगैरह निकलती हैं, उसके कारण हमारे ओजोन को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। और ओजोन को बचाने के लिए दुनिया में एक प्रोटोकॉल पे साइन हुआ था। वो प्रोटोकॉल कौन था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भी हमने एक यूट्यूब पे लेक्चर लिया है, जो कि पढ़ा होगा, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल में जानकारी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कुल मिला के ये था 1987 का प्रोटोकॉल है। इसमें दुनिया के देश एक हुए थे और कहा था हमें हमारे ओजोन की रक्षा करनी है। तो जो भी तत्व ओजोन की हानि पहुंचा रहे हैं उन तत्वों का हमें प्रोडक्शन ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज दिन तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी में से आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें से निकलता है ना। हर जो रॉकेट लॉन्च होता है वो लगभग 50 से 75 टन का कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इतना वो क्या करता है आपका, यानी कि एमिट करता है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेरिक लेवल में भी 2/3 ऑफ प्रोपेलेंट एग्जॉस्ट, यानी कि जो प्रणोदक जो लगा होता है, प्रोपेलेंट जो उसको थ्रस्ट देता है ऊपर जाने का, वो उसका लगभग 2 से तिहाई हिस्सा आपका कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका, यानी कि यहाँ पे ही रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ओजोन को हानि हो रही है। तो इवन हम लोग जो ग्रीन रॉकेट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का और वेपर का यूज करते हैं, वो भी आपका क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ तक कि जो तरल हाइड्रोजन से चलने वाले हरित रॉकेट भी हैं, जल वाष्प उत्पन्न करते हैं, जो ऊंचाई पर एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि वो भी वाटर वेपर एमिट करते हैं, जो कि ऊंचाई पर एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस गैस माने हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा यानी टोटल गर्मी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स की भी बात हो रही है कि ये आपका इस तरह से आपका करेगा, लेकिन फिर भी उसमें से भी आपका ठीक है हॉरिजॉन्टल लॉन्च भी होगा। ये मतलब एक तरह से मेजर्स हैं कि किस तरह से इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च ना करें, है ना। फिर आपका क्या होता है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स का हम यूज़ करें, जैसे बायोप्रोपेन का यूज़ करें। अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात हो रही है कि भाई वो फ्यूल मत यूज़ करो ना जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे बायोफ्यूल्स की, मतलब रॉकेट के लिए भी बायोफ्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी न्यूज़ थी आपको एमिशन को कम करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, जो कि है काला आजार। ये जो आप फ्लाई देख रहे हैं ना, इसको काटने से इस तरह की आपकी बीमारी होती है, और इसमें शरीर में बहुत बुरी, मतलब वो पिक्चर तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस और उस तरह के मतलब एक छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, बहुत मतलब बुरी हालत होती है काला आजार बीमारी की। तो सबसे पहले हम ये न्यूज़ में क्यों है ये जान लेते हैं, कैसे ये बीमारी फैलती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडिया यानी भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में काला आजार को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी ये जो काला आजार बीमारी थी, ये किससे होती है, विसरल लेशमैनियासिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने की ओर, कि भैया जैसे हम लोग पोलियो से मुक्त हो गए वैसे ही हम लोग काला आजार से भी मुक्त हो जाए, इसकी ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तो कंट्री हैज मेंटेन्ड फीवर देन 1 केस पर 10,000 पीपल फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार 2 साल से हमारे देश ने प्रति 10,000 जनता पे एक तरह से 2 केस भी नहीं होने दिए, यानी कि जितने हमारे देश की आबादी है उसके हिसाब से प्रति 10,000 जनता पे 2 केस भी नहीं हुए। तो यानी, और ये अगर ट्रैक लगातार मेंटेन रहेगा तब WHO कहेगा कि आप तो काला आजार से क्या हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन, यानी कि WHO ये सर्टिफिकेट कब देगा कि भारत काला आजार से मुक्त हो गया। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि बेटा कहीं पे भी कोई भी काला आजार का केस नहीं मिलेगा, बस ये है कि प्रति 10,000 जनसंख्या में 2 से ज़्यादा मामले नहीं होने चाहिए। अगर उससे हो गए तब तो फिर आप कैसे काला आजार से मुक्त हो। अब ये फैलता कैसे है, तो ये पैथोजन है जो कि रोगजनक आपका प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, इससे ये फैलता है। ये आपका मतलब एक तरह से लेशमैनिया स्पीसीज का होता है, ये उसका साइंटिफिक नाम है ना, जो आपका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है।
ये फैलता कैसे है? ये जो फीमेल फिलोबोटाइन जो सैंड फ्लाई होती है, उस सैंड फ्लाई से ये विच फीड ऑन ब्लड टू प्रोड्यूस एग, इस सैंड फ्लाई से ये क्या होता है, ये बीमारी फैलती है। तो शुरुआत में वो फ्लाई की पिक्चर थी ना, यानी वो मक्खी की, तो सैंड फ्लाई से ये, और जो फीमेल फिलोबोटामाइन ये आपकी एक तरह से क्या है, सैंड फ्लाई है, इसके काटने से फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर बोटस ऑफ फीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार, कभी ज़्यादा कभी कम, वेट लॉस होता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लिवर, और लिवर का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेट बहुत फूल जाता है, ऐसा लगता है उसमें फ्लूइड भर गया है, ठीक है। और एनीमिया, यानी कि शरीर में रक्त की कमी, यानी आयरन की कमी होने लगती है। और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी जिसको कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो हम सांस लेते हैं ना, ये जो सांस हमने लिया फेफड़े तक गया, फिर फेफड़े ने एक तरह से क्या किया, इसको रक्त में मिलाने का काम जो हार्ट करेगा, फिर हार्ट पूरी बॉडी में उस ब्लड को पंप कर देगा। तो यही जो ऑक्सीजन हमने लिया वो हीमोग्लोबिन ही है, इस ऑक्सीजन को कैरी कर करके एक एक सेल तक जाता है। अब जब हमारी बॉडी में, और फिर हमारी सेल्स काम पे लग जाती हैं, यानी हमको ऊर्जा एनर्जी देती हैं। अब अगर हमारी सेल्स में ये हीमोग्लोबिन पहुंचा ही नहीं, ये ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं, ऑक्सीजन का जो कैरियर है हीमोग्लोबिन ही कम मात्रा में है, तो हमारी सेल्स खाली बैठी हैं, उनके पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है, तो हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, ऐसा लगेगा उठने की चलने की भी हिम्मत नहीं है ना। तो ये हालत हो जाती है। अब इससे क्या होता है, ये व्यापकता, इसका प्रीवेलेंस, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो मोस्ट केसेस ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, इन सब देशों में देखने को मिले हैं। और इंडिया में भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इवन उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम हो गया, वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मामले इसके देखने को मिले हैं ना। तो ये सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज है मलेरिया के बाद। भारत में मलेरिया के बाद द्वितीय सबसे विनाशकारी जो डिजीज है वो आपका काला आजार है, ठीक है। अब हम जंप करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। तो आज हमने लगभग 3 न्यूज़ें कवर कर ली। ये हमारी आज की आखिरी और चौथी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ हमारी क्या है, ये है हमारे नाइल रिवर से रिलेटेड। तो नाइल रिवर आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये अफ्रीका का नक्शा है। अफ्रीका में यहाँ पे जो देश है ये इजिप्ट है, इजिप्ट के नीचे यहाँ पे आपको सूडान मिलता है, यहाँ पे आपको ये सोमालिया है, सोमालिया के आगे यहाँ पे इथियोपिया मिलेगा। तो नाइल रिवर जो निकलती है, ये 2 रिवर से मिलके बनती है नाइल। एक को है ब्लू नाइल, एक का नाम है वाइट नाइल, ठीक है। तो जो ब्लू नाइल और वाइट नाइल है, एक आपकी निकलती है यहाँ से ब्लू नाइल इथियोपिया से, और जो वाइट नाइल है ये लेक विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, ये है लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया से ये निकली, यहाँ से आपकी ब्लू नाइल निकली इथियोपिया से, ये दोनों जाके मिल गई सूडान में, और ये पूरा आपका क्या कहलाया, नाइल रिवर, ठीक है। जिसको इजिप्ट की, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यही नदी है, नाइल नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो आपकी क्या है, नाइल नदी है। तो अभी ये नाइल नदी का बेसिन क्यों न्यूज में बना हुआ है, तो रिसेंटली हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन द इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द नाइल रिवर बेसिन हैज़ कम इनटू फोर्स डिस्पाइट द नोटेबल अपोजिशन ऑफ इजिप्ट। यानी कि हाल ही में मिस्र के उल्लेखनीय विरोध के बावजूद नील नदी बेसिन के जल संसाधनों को न्याय संगत उपयोग पर समझौता लागू हुआ है। यानी कि अब उस एरिया में वैसे भी सूखा प्रभावित एरिया, कोई और बड़ी नदी है ही नहीं, यही नील नदी पड़ती है। तो हर देश कह रहा था भाई हमको भी थोड़ा पानी मिलना चाहिए। इजिप्ट कहता था नहीं, आप उसमें डैम हम नहीं बना सकते, पानी पूरा हमारी तरफ आएगा। तो बहुत विवाद हो रहा था नील नदी के पानी को लेकर, क्योंकि वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी की, मतलब सूखा टाइप का, बगल में सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ पर पानी की वैसे भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो ऐसे में हाल ही में इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो नाइल इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड हैज़ अ ड्रेनेज एरिया ऑफ 10% ऑफ द लैंड मास ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यानी कि अफ्रीका के पूरा जो महाद्वीप का क्षेत्रफल है ना, उसके लगभग 10% भाग में नाइल नदी का ही क्षेत्र है। यानी कि नाइल नदी का बेसिन एरिया आता है। बेसिन का मतलब है कि उस क्षेत्र में नाइल नदी बहती है, उस क्षेत्र के में पानी पहुंचाने का काम नाइल नदी करती है, ठीक है। ये लगभग 11 कंट्रीज से होके बहती है और साउथ टू नॉर्थ बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी 2 मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल जो कि बुरुंडी और रवांडा से निकलती है, और ब्लू नाइल जो कि इथियोपिया से निकलती है। इसको लिख लीजिएगा, ब्लू नाइल इथियोपिया से, व्हाइट नाइल बुरुंडी और रवांडा से, ठीक है। अदर ट्रिब्यूटरीज इसकी सोबत है, अतबारा है और बहर अल गजेल है, ठीक है। तो ये हमारी थी आज की पूरी न्यूज़। इन पूरी जानकारियों को आप केवल ऐसे सुनते मत चलिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इनको लिखते हुए चला करिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये है हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे वो फाइनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल सेलेक्शन लिया है। जी हाँ, केवल रिटन नहीं निकाला है, इन्होंने फाइनल सेलेक्शन लिया है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ये है हमारी एकेडमी की ब्रांचेस जो कि इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में है।
है ना। और ये रहे वो नंबर्स, इन केस यू हैव एनी क्वेरी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी डिफेंस की तैयारी को और हमारे साथ अब धारदार बना सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही जानकारी थी। कल फिर हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आएंगे। और अभी हाल ही में जो हमारे ब्रिक्स की मीटिंग कंडक्ट हुई है, जो कि 22 से 23 अक्टूबर को होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कजान पहुंचे हुए हैं, उस पर एक नया वीडियो लेके आएंगे और सारी जानकारी उसमें कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।